ये कहानी साल 1980 के दशक की है। मोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था जो 12वीं का स्टूडेंट था। मोहन के दो दोस्त आशुतोष और पवन मोहन के जिगरी दोस्त हैं। वो तीनों एक साथ ही रहते थे और उन तीनों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मोहन के घर में उसकी जीती हुई कई ट्रॉफियां भी रखी हुई थे। मोहन दोपहर के वक्त दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकल जाता और शाम के वक्त लौटता। कभी कभी उसे लौटने में रात भी हो जाती थी। वो तीनों अपने गांव के शमशान घाट के बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन दोपहर में जब मोहन क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था तो उसकी दादी ने परेशान होकर कहा, बेटा, कितनी बार कहा है तुमसे कि शाम के बाद शमशान घाट में नहीं जाते हैं, लेकिन तू मेरी बात कभी सुनता ही नहीं है। मोहन ने हंसते हुए अपनी दादी को जवाब दिया, दादी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि शाम के बाद शमशान घाट में भूत प्रेत हमें पकड़ लेंगे? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता दादी। बेटा, बड़े बुजुर्गों की बात भी माना कर। शाम के बाद अक्सर बलाएं और बुरी आत्माएं घुमा करती हैं। किसी दिन तू बहुत नुकसान उठाएगा। मोहन अपनी दादी की बात पर हंसता हुआ घर से बाहर निकल गया और वो सीधे शमशान घाट के मैदान में पहुंच गया जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर उसका दोस्त आशुतोष बोला, आज इतनी देर कैसे हो गई मोहन? अरे यार, तू तो जानता है मेरी दादी को कितना मना करती है यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए। इस पर पवन ने कहा, हाँ, उन्हें लगता है कि शमशान घाट में शाम के बाद भूत हम पर हमला कर देंगे। इतना कहकर वो तीनों हंसने लगे। उनके साथ गांव के और भी लड़के मौजूद थे। वो सभी लोग क्रिकेट खेलने लगे। उस दिन वो सब क्रिकेट खेलने में इतना मसरूफ़ हो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और कब रात का अंधेरा फैल गया। वो सब मैच ख़त्म करके घर की ओर निकलने ही वाले थे कि तभी अंधेरे में उन सभी को कुछ दूर से उनके ही गांव का एक लड़का राजू आता हुआ दिखाई दिया। राजू भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, जो हमेशा मोहन, आशुतोष और पवन को मैच में टक्कर देता था, मगर वो कभी मोहन को हरा नहीं पाया था। राजू हमेशा अंदर ही अंदर इस बात पर जलता भी था। राजू ने आते ही उन सब से कहा, मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ मोहन, एक बारी मेरे साथ भी हो जाए, तुझे हरा कर ही जाऊंगा। इस पर मोहन बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर कल का मैच रख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन किसे हराएगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से जाने लगा, मगर राजू ने मोहन का हाथ पकड़ लिया और मोहन को एक ज़ोरदार झटका लगा। इतनी गर्मी में भी राजू का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रात के अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल सपाट नज़र आ रही थी, जैसे उसकी पलकें झपक ही ना रही हो। मोहन तुरंत अपना हाथ राजू से छुड़ाता है। हम सब बहुत देर से मैच खेल रहे हैं, थक चुके हैं। ये क्यों नहीं कहता कि तू डर गया? राजू की इस बात पर आशुतोष को बड़ा गुस्सा आया। अबे, हम तुझसे कभी डरे हैं क्या? जब भी तू खेला है हमसे हारा ही है। इस पर पवन बोला, आशुतोष सही कह रहा है, रहने दे राजू, आज भी हार जाएगा, फिर रोता हुआ अपने घर जाएगा। पवन की बात पर राजू बेहद भारी आवाज़ में गुस्से से बोला, कौन रोता हुआ जाएगा ये कुछ देर में पता लग ही जाएगा। अब तुम सबको मेरे साथ मैच खेलना ही पड़ेगा। राजू जिद पर उतर आया और वो सब लोगों को बुरा भला बोलने लगा। तो पवन बोला, ठीक है राजू, आज आर या पार कर ही देते हैं। अगर आज तू हमसे मैच हारा तो फिर तू दोबारा कभी ज़िंदगी में हमारे साथ मैच नहीं खेलेगा,
बोल, क्या बोलता है? वो तो मैं वैसे भी कभी खेल नहीं पाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, मेरी बॉलिंग पर अगर तुम में से कोई आउट हो गया तो वो इस दुनिया से जाएगा। राजू की बात सबको बहुत अजीब लगी, लेकिन सबने इस बात को नज़रअंदाज किया। कुछ ही देर में टॉस हो गया और राजू को बैटिंग करनी थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए राजू से कहा, तू तो टॉस भी हार गया राजू, मेरी बॉलिंग पर तू ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कुछ ही देर में क्रिकेट शुरू हो गया, मगर मोहन की टीम ने देखा कि मोहन की हर बॉल पर राजू छक्के ही छक्के मारे जा रहा था। उन सब ने राजू को इस तरह खेलते हुए कभी नहीं देखा था। सभी लोग राजू को इस तरह खेलते हुए देखकर हैरत में पड़ गए। आशुतोष को पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा था। रात के अंधेरे में शमशान घाट पर राजू का चेहरा बड़ा ही डरावना होता जा रहा था। आशुतोष ने मोहन को अपनी ओर बुलाकर कहा, मोहन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। राजू अच्छा खेलता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राजू अंदर से ऐसी फुर्ती उसके अंदर मैंने कभी नहीं देखी। इस पर मोहन बोला, लगता है आज कुछ ज़्यादा ही जोश में है आशुतोष, तू ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। 2 ओवर की मैच में राजू ने हर बॉल पर छक्का ही मारा। राजू को हरा पाना मोहन की टीम को नामुमकिन लग रहा था। अब बैटिंग करने की बारी मोहन की थी। मोहन बैट लेकर चुपचाप खेलने चला गया और राजू के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। तभी राजू के हाथ से बैट आशुतोष ने ले लिया और बोला, पहले बैटिंग मैं करूँगा। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? इस पर आशुतोष बोला, भरोसा है, लेकिन तू हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और अच्छे खिलाड़ी को हमेशा लास्ट में उतारा जाता है। मोहन ने आशुतोष की बात मान ली, मगर देखते ही देखते एक ही बॉल में राजू ने आशुतोष को आउट कर दिया। आशुतोष नीची नजरें करके चला। अब बैटिंग करने की बारी पवन की थी। राजू ने एक ही बॉल में पवन को भी आउट कर दिया। अब सारी टीम की जिम्मेदारी मोहन के ऊपर थी, मगर देखते ही देखते राजू ने एक ही बॉल में मोहन को भी आउट कर दिया। सभी लोग हैरत में थे। इस मंजर को कोई भी बचा नहीं पा रहा था। मोहन निगाह नीची करते हुए आशुतोष के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, चल ठीक है भाई, आज तो हमसे जीत गया। इतना कहकर वो तीनों जाने लगे, मगर अचानक राजू ने आशुतोष का हाथ पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, शर्त ये नहीं थी कि तुम तीनों हार कर चले जाओगे, शर्त ये थी कि अगर तुम हार गए तो जिंदा नहीं रह पाओगे। मोहन की बात पर आशुतोष पूरी तरह से चौंक कर बोला, अबे हमने तो मजाक में बोल दिया था, तू सीरियस ले गया क्या? आशुतोष ने इतना बोला ही था कि अचानक एक ही झटके में राजू ने आशुतोष की गर्दन उखाड़ कर जमीन पर फेंक दी। आशुतोष के धड़ से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसकी चीख पूरे शमशान घाट में गूंज गई। ये मंजर देखकर सभी लड़कों के हाथ पैर फूल गए। उन सभी ने देखा कि राजू का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो शमशान घाट की चिता में से अभी अभी उठकर आया हो। देखते ही देखते राजू ने पवन का भी हाल वही किया। मोहन और मौजूद वहाँ लड़के वहाँ से बुरी तरह भागने लगे और राजू भी उनका पीछा करने लगा। भागते भागते अचानक मोहन को कुछ लोग उसके गांव से उसी की ओर आते दिखाई दिए, जो कि किसी चिता को लेकर आ रहे थे। मोहन और वो लड़के भागते हुए वहां पर पहुंचे और उन लोगों में से एक आदमी जिसका नाम सुरेश था उसे सारी घटना बताई।
उन लड़कों की बात सुनकर उन सभी ने चिता नीचे रख दी और सुरेश ने मोहन से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस पर मोहन बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है सुरेश भाई, राजू ने मेरे दोनों दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसका चेहरा बड़ा भयानक दिख रहा था। तुम्हें लगता है कि पूरी बात मालूम नहीं? मोहन, राजू तुम्हारे दोस्तों को कैसे मार सकता है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो इन लड़कों से पूछ लो, इन सब ने भी वही देखा जो मैंने देखा। इस पर सुरेश बोला, अगर ऐसी बात है तो सुनो, कुछ घंटे पहले राजू तुम्हारे पास क्रिकेट खेलने के लिए आ रहा था, मगर आते वक्त एक मकान की दीवार उसके ऊपर गिर गई। राजू की मौत उसी वक्त हो गई। ये जो चिता देख रहे हो, ये राजू की ही चिता है। इतना कहकर सुरेश ने चिता पर लेटे हुए शव से कपड़ा हटा दिया। ये देखते ही मोहन और लड़कों की दहशत से आंखें फटे की फटी रह गई। उन सब ने देखा कि वो राजू ही था। मोहन कांपता हुआ और बदहवासी की हालत में भागता हुआ अपने घर चला गया। उसने सारी घटना अपनी दादी को बताई। उसी रात आशुतोष और पवन की लाश बरामद कर ली गई और उनकी भी चिता राजू के साथ ही जला दी गई। मोहन इस घटना के कई दिनों तक बीमार रहा। आज मोहन बूढ़ा हो चुका है, मगर जब भी वो इस घटना को याद करता है तो डर से कांप जाता है। आज तक वो समझ नहीं पाया कि अगर राजू मर चुका था तो फिर उनके साथ जो क्रिकेट खेल रहा था, जिसने उसे एक बॉल पर आउट कर दिया, वो कौन था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। चाचा जल्दी सामान समेटिए, शाम होने वाली है, कहता हुआ मैं अपने जूते पॉलिश करने का सामान जल्दी जल्दी अपने बक्से में रखने लगा। उधर रमजान चाचा भी फुटपाथ पर बिछाकर बेचने के लिए रखे अपने कपड़ों को समेटना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही अपना बक्सा उठाया, एक ग्राहक आकर खड़ा हो गया मेरे सामने और बोला, जूते में पॉलिश करोगे क्या? नहीं साहब, अब दुकान हमने बंद कर दिया है। हमारे लिए वो बक्सा ही तो हमारी दुकान थी। अरे भाई, पैसे पहले ले लो। नहीं साहब, अब दुकान नहीं खुलेगी, आप कहीं और से करवा लीजिए। अरे यार, डबल पैसे ले लो ना, मुझे जल्दी है इसलिए कह रहा हूँ। कहते हुए उस आदमी ने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। साहब, मैं नहीं कर सकता अभी। अरे लखन बेटा, अब ये साहब इतनी जिद कर रहे हैं तो कर देना। रमजान चाचा ने मुझे समझाया। ठीक है चाचा, आप बोल रहे हैं तो कर देता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने उस आदमी के जूते पॉलिश किए और फिर से अपना सामान समेटने लगा। मैंने गौर किया कि उस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी थी। उसने मुझे 100 रुपए का नोट थमाया और एक सिगरेट सुलगा ली। साहब, इतने रुपए के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आज ज़्यादा काम नहीं किया ना। कहता हुआ मैं खड़ा हो गया। बाकी तुम रख लो, कहता हुआ वो एक और चला गया। मैंने गौर किया कि उस शख्स ने काले रंग का कोट पहना हुआ था, एक बड़ी टोपी पहने हुए था वो। मैंने चलते हुए रमजान चाचा से भी बोला, चाचा, यह आपको कोई संदिग्ध आदमी नहीं लगता? किस बात पर? रमजान चाचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, छोड़िए। फिर इधर उधर की बातें होती रही। मैं और रमजान चाचा साइकिल में चलते रहे। रमजान चाचा और मैं एक ही गांव के थे और शहर के स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी आजीविका के लिए काम किया करते थे। मैं जूतों में पॉलिश लगाने का काम करता था
तो रमजान चाचा ज़मीन पर एक चादर बिछाकर बच्चों और महिलाओं के लिए कपड़े बेचते थे। हम लोग एक ही साइकिल से रोज़ाना सुबह सवेरे ही निकल जाते हैं और अंधेरा होने से पहले वापस लौट जाते थे। जाति और बिरादरी के अलग होने के बावजूद भी हम में पिता और बेटे के जैसा संबंध था। उस आदमी के चलते आज शाम हो गई थी। रमजान चाचा साइकिल चला रहे थे और मैं उनके साथ आगे बैठा हुआ था। मेरा छोटे सा पॉलिश करने का सामान और उनके कपड़ों का गट्ठर पीछे बंधा हुआ था। मैंने साइकिल चलाते रमजान चाचा से बोला, चाचा आज तो देर हो गई, रात भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे तो आदत है रात की। तुम्हें डर लगता है क्या? हंसते हुए रमजान चाचा बोले तो मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई। मुझे लग रहा था कि आगे जंगल का रास्ता था, कच्चा और बिल्कुल सुनसान। ऊपर से एक कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता था, जिसके बीचों बीच से रास्ता हमारे गांव तक जाता था। चाचा मुझे उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में जाने से डर लगता है, मैंने डरते हुए कहा। रमजान चाचा हंस पड़े और फिर बोले, बेटा मैं हूं ना, मुझे भूतों पिशाचों से डर नहीं लगता। मुझे तो तंत्र मंत्र भी आता है, तुम चिंता मत करो। कहते हुए उन्होंने साइकिल चलाना जारी रखा। जैसे जैसे हम उस कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंच रहे थे, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रहे थे। चाचा मुझे डर लग रहा है। चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। कहते हुए उन्होंने कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते की ओर साइकिल मोड़ ली। मेरा दिमाग उसी कब्रिस्तान के भूत और चुड़ैल पर लगा हुआ था, जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। सुना था कि रोज एक भूत और एक चुड़ैल में झगड़ा होता है कब्रिस्तान में, जो पिछले 10 से भी ज़्यादा सालों से होता आ रहा था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो भूत हमारे समुदाय का था, जबकि चुड़ैल रमजान चाचा की बिरादरी से। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भूतों के भी बिरादरी होते हैं। कहते हैं कि दोनों ने दूसरे धर्म में बंधन तोड़ने के बाद शादी कर लिया था, जिसकी सजा स्वरूप उन्हें भरी सभा में मौत की सजा दी गई और उसी कब्रिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया। तब से ये दोनों एक दूसरे से मिलने को तड़पते थे और रात होते ही कब्र से बाहर निकलने को चिल्लाने लगते थे। इसे ही लोग लड़ना समझते थे। चाचा आपने उस भूत और चुड़ैल की कहानी तो सुनी ही होगी, मैंने डरते हुए पूछा। हाँ सुना तो है, पर तुम्हें कितनी सच लगती हैं ये बातें? उन्होंने मुझसे ही सवाल किया। मुझे तो सच्ची ही लगती है। हो सकता है कि किसी बात पर मतभेद हो और वो दोनों लड़ते हों इसी बात को लेकर। रात में शायद बाहर भी निकलते हों। वो फिर से एक बार मेरी बातों पर हंस पड़े। वही तो आज दिखाना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान में रात को कौन लड़ता है और किसके रोने की आवाज़ें आती है। धीरे धीरे हम कब्रिस्तान के नज़दीक आ रहे थे, तभी साइकिल का पहिया एक पत्थर पर पड़ा और हमारा संतुलन बिगड़ गया। मैंने साइकिल की हैंडल ज़ोर से पकड़ ली, जिस वजह से साइकिल एक ही दिशा में तेजी से भागने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मुझे चिल्लाता देख रमजान चाचा का संतुलन बिगड़ा और हम लोग अंधेरे में एक और गिर पड़े। मैंने कसकर रमजान चाचा का हाथ पकड़ रखा था। अंधेरे में हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लुढ़कते लुढ़कते हम लोग एक बड़े से पत्थर से जा टकरा कर रुक गए। मैंने टटोला तो वो एक बड़ा सा पत्थर था। रमजान चाचा ने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की। काफ़ी देर की मेहनत के बाद एक तीली जली,
तो मेरी चीख निकल गई। हम कब्रिस्तान के बीच में थे और वो पत्थर किसी कब्र की थी। मैंने रोते हुए कहा, चाचा, हम कब्रिस्तान में भूत हमें मार डालेंगे। चुप रहो तुम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान का क्या रहस्य है, क्या है जो आज तक लोगों को डराती आई है। मेरे साथ आओ। कहते हुए उन्होंने एक तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं उनके कुर्ते को पीछे से पकड़ रखा था, उनके पीछे पीछे डरता डरता चला जा रहा था। तभी एक ठोकर लगी और हम दोनों ही किसी कटीले तार में उलझ गए। हमारे शरीर के कई जगह से खून बहने लगा, मगर हमें अपनी जान बचाने के साथ साथ आज उस कब्रिस्तान के रहस्य का भी पता लगाना था, जो सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। हम धीरे धीरे कब्रिस्तान के एक कोने की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ही चाचा ने माचिस जलाई तो मैं चीख उठा। सामने कोई खड़ा था, लाल लाल आंखें, काले कपड़े पहने हुआ था, फटा हुआ कंबल ओढ़ रखा था उसने। जोर से चिल्लाया वो। मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। उसकी आवाज़ ठीक उसी तरह मिल रहे थे जैसे आज तक मैं रात को कब्रिस्तान से निकलती आवाज़ें सुना करता था। उसने कंबल में कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रखी थी कि ज़रा सी रोशनी में वो चमकने लगते थे। इसे ही लोग रात में कब्रिस्तान में जलता और बुझता हुआ चिराग कहते आए थे। वो हमें कोई बहरूपिया लगा जो किसी खास मकसद से रात में उस कब्रिस्तान में आता था। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने डरते डरते पूछा। जवाब में उसने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया और मुंह खोलकर जोर से हंसा। उसके सड़ चुके दांतों से एक भयानक दुर्गंध निकली जो मेरे दिमाग में घुसती हुई प्रतीत हुई। आंखें एकदम से लाल, चेहरा धंसा हुआ, आंखों के किनारों पर काजल चिपोता हुआ। बहुत ही डरावना चेहरा था उस आदमी का। क्यों रामलाल काका? उसके सामने आते हुए रमजान चाचा ने कुटिल मुस्कान उकेरी। वो आदमी कुछ पलों के लिए ठिठक गया। उसने ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रमजान चाचा को जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। अभी रुको बेटा, तुम पूछोगे नहीं ये कौन है? हाँ, पूछना तो चाहता हूँ पर डर लग रहा है। अभी यहाँ से निकलना ही सही होगा। मैं बताता हूँ ये कौन है। तुम जिसे भूत और चुड़ैल समझते हो और उनकी बातें कर रहे थे, ये उनका बाप है। क्या? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये पागल बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि राजन का पिता और रेहाना का ससुर है, और आज भी मानता है कि उनका बेटा और बहू जिंदा इस कब्र में दफन है। रोज शाम को ही ये यहाँ आ जाता है। मुझे सब पता है पर बताया आज तक किसी को भी नहीं। कुछ भी हो, मुझे वहाँ से निकलना था। हम लोग धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। रमजान चाचा ने माचिस निकाली और जलाकर दिशा भांपने की कोशिश की। मुझे बचा लीजिए चाचा जी। कि तभी किसी औरत की आवाज़ गूंजने लगी। सामने अपनी छत विछत चेहरा लिए रेहाना हाथ जोड़े खड़ी थी। चेहरे के नाम पर एक आंख बाहर निकलकर लटकी हुई, टूटी और मुड़ी हुई ठुड्डी, आधे टूटे हुए और बाहर निकले दांत, कुल मिलाकर डरावना और भयानक चेहरा था रेहाना का। इतना डरावना चेहरा देख मेरी चीख निकल गई। मैं अंधेरे में ही भागने लगा। मुझे रोकते हुए रमजान चाचा भी मेरे पीछे आने लगे। रुक जाओ,
एक कड़क आवाज ने मुझे पीछे देखने को मजबूर कर दिया। सामने कोई और ही खड़ा था, रेहाना के अलावा। वो कोई और नहीं बल्कि राजन था, जिसे रेहाना के बगल में ही दफन कर दिया गया था। सर और धड़ अलग थे, पूरा शरीर खून से तरबतर था। उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रहे हो लखन मेरे भाई? मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मुमकिन नहीं था। मुझे अपने करीब खींचते हुए वो काला शख्स बोला, मेरे साथ नहीं रुकोगे लखन? कहते कहते उस शख्स का सिर भयानक हंसी में डोलने लगा। मैं रोने लगा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, तुम शायद मुझे नहीं पहचानते। रुको, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हम लोग बुरे नहीं हैं। जिसके बाद राजन ने तुरंत ही मेरा हाथ छोड़ दिया। जिसके बाद रमजान चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग साइकिल के पास आ गए। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। रमजान चाचा ने मुझे चुप कराया। रमजान चाचा भी नहीं जानते थे कि रेहाना और राजन की आत्मा सच में उस कब्रिस्तान में है। जिसके बाद हम लोग तुरंत ही साइकिल में बैठे और वहाँ से निकल गए। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रमजान चाचा ने किसी को भी ये कहने से मना कर दिया था।